सो हेलो एवरीवन। एज वी नो कि मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि गेट एग्जाम के अंदर में आते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग को प्रॉपर रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वैसे ही एक टॉपिक है थ्रेडिंग। आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, रिवीजन थ्रू सम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम थ्रेडिंग के कुछ 10 क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है, आप थ्रू क्वेश्चंस थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ जाओ, ठीक है। तो हम लोग ये चीज को बेसिकली डिस्कस कैसे कर रहे होंगे, वो ऐसे होगा कि मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन मिले तब आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही वीडियो आप पॉज करके वापस से प्ले करोगे, मैं हट जाऊंगा, उतनी देर में वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना एंड उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करना। जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन बना लोगे, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करना एंड देखना कि मेरे से आपका सॉल्यूशन मैच करता है या नहीं, ठीक है। ऐसे ही करके हम प्रोसीड कर रहे होंगे। मैं हर क्वेश्चन के बाद में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि थ्रेडिंग इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि हर कुछ साल में रिपीट करता है गेट। हर कुछ साल में थ्रेडिंग से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग तब तक क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ठीक है, एंड उसके बाद वीडियो पॉज कर लेना। चलो अब मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस यूजेस यूजर लेवल थ्रेड्स, ठीक है, इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग द मेनी टू वन मॉडल, ठीक है। वन थ्रेड मेक्स ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग द आंसर हम लोग एक दो चीजें समझ लेते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। वो सबसे पहली जो चीज हम लोग समझना चाहते हैं, वो हम लोग समझना चाहते हैं कि मेनी टू वन मॉडल क्या है, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। ये मेनी टू वन मॉडल क्या है थ्रेडिंग का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेनी टू वन मॉडल में समझ लो कि एक प्रोसेस है P1, ठीक है। इस प्रोसेस है P1। आपने इसको एक थ्रेड T1 असाइन की। वैसे ही एक दूसरा प्रोसेस है, मान लो P2, ठीक है। ये है P2 प्रोसेस, ठीक है। मतलब P2 बेसिकली एक कोड है, P2 एक फंक्शन है। आपने इसको थ्रेड T2 असाइन की, ठीक है। एंड वैसे ही मान लो एक तीसरा प्रोसेस भी हम तीसरा फंक्शन भी हम कंसिडर कर लेते हैं P3, ठीक है। आपने इसको थ्रेड T3 असाइन की, ठीक है। तो बेसिकली, और ये तीनों थ्रेड्स कैसी हैं, ये तीनों यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। ये तीनों यूजर लेवल थ्रेड्स है, T1 T2 एंड T3। ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों यूजर लेवल थ्रेड्स है, ठीक है। तो जब T1 T2 एंड T3 आपने बनाई, जिसमें T1 मैप करिए P1 फंक्शन को, T2 मैप करिए P2 को एंड T3 मैप करिए P3 फंक्शन को। अगर आप इन तीनों को एक कर्नल लेवल थ्रेड मान लो TX के साथ में मैप कर देते हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेनी टू वन मॉडल। इसका मतलब ये जो मेनी है, इसका कहने का मतलब है ये यूजर लेवल थ्रेड्स को सिग्निफाई करता है, एंड ये जो वन है ये कर्नल लेवल थ्रेड्स को सिग्निफाई करता है। तो मेनी टू वन मतलब क्या है कि मेनी 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 यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू वन कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। मेनी टू वन कहने का मतलब ये है कि मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो T1 T2 एंड T3, ऑल ऑफ देम मैप टू वन कर्नल लेवल थ्रेड विच इज TX, ठीक है। तो मेनी टू वन का मतलब हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक पहली बात क्या है, ये बोल रहा है यूजर लेवल थ्रेड्स है, ठीक है। ये यहाँ पर यूजर लेवल थ्रेड्स बता रहा है, इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग मेनी टू वन मॉडल, ठीक है। तो वन थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग कॉल, ठीक है। वन थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग कॉल। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वन ओनली द कॉलिंग थ्रेड इज ब्लॉक्ड, ओनली द कॉलिंग थ्रेड इज ब्लॉक्ड। क्या ऐसा होगा, इसको भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपकी जो ये थ्रेड TX है, ये मैप करती है T1 T2 एंड T3 को, ठीक है। अभी जो P1 जो प्रोसेस था ये T1 का, ठीक है, P1 जो प्रोसेस था यहाँ T1 का, ये मान लो कोई रीड करता है जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा। कोई रीड या राइट कुछ भी करता है जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब ये रीड परफॉर्म करेगा, मान लो कि जब ये थ्रेड T1 एग्जीक्यूट कर रही थी, फिर ये T2 एग्जीक्यूट करेगी, फिर ये T3 एग्जीक्यूट करेगी, मान लो ये एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे, ऑल ऑफ देम आर मैप्ड टू TX। तो T1 के एग्जीक्यूट करते 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 जैसे ही इसने रीड फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट किया, ये वाली थ्रेड ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है।
तो अब ये कहना चाहता है क्योंकि ऑल ऑफ देम वेर मैप टू अ सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड, ये पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, कि क्या होगा, ये पूछ रहा है कि क्या होगा, ओनली वन ऑफ द कॉलिंग थ्रेड्स विल बी ब्लॉक्ड, क्या ऐसा होगा कि जो T1 ब्लॉक हो गई लेकिन T2 एग्जीक्यूट कर जाए, ये तो ब्लॉक हो गई, तो ये तो मतलब ये तो बेसिकली ब्लॉक्ड है, तो क्या ऐसा होगा कि ये T1 को प्रीएम्प्ट कर दे एंड T2 एग्जीक्यूट कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब जो ये स्टेटमेंट था ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऐसा यूजर लेवल थ्रेड्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। अगर यूजर लेवल थ्रेड में एक भी थ्रेड ब्लॉक हो गई, अगर यूजर लेवल थ्रेड्स में एक भी थ्रेड ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो फिर पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ये वाला पढ़ते हैं, ऑल थ्रेड्स इन द प्रोसेस आर ब्लॉक्ड। ये एकदम ट्रू आंसर है, क्योंकि अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि मान लो जैसे कि जो T1 जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसने रीड फंक्शन कॉल की, तो ये T1 भी ब्लॉक हो जाएगा, ये T2 भी ब्लॉक हो जाएगा, ये T3 भी ब्लॉक हो जाएगा। फिर जब ये T1 वापस से रिज्यूम कर जाएगा अपने ब्लॉक जहां पर ये रीड करने गया था, वहां से जब ये रीड करके वापस आ जाएगा तो T1 भी रिज्यूम करेगा, देन उसके बाद T2 चलेगा, देन उसके बाद T3 चलेगा। ये होगा सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, लेकिन हम लोग C और D भी एक बार समझ लेते हैं। अदर थ्रेड्स कंटिन्यू बट विथ रिड्यूस प्रायोरिटी, ऐसा एकदम भी नहीं होगा, ऐसा एकदम भी नहीं होगा। प्रायोरिटी की कोई भी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ये बस आपके लिए दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, ठीक है। कर्नल स्केड्यूल्स अनदर थ्रेड फ्रॉम द सेम प्रोसेस। क्या कर्नल ऐसा कर सकता है? क्या कर्नल ऐसा कर सकता है कि अगर मान लो ये T1 ब्लॉक हो जाए, Tx के साथ में जो ये T1, T2 एंड T3 मैप्ड थे, T1, T2 एंड T3 मैप्ड थे, अगर ये T1 ब्लॉक हो जाए तो क्या कर्नल इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। ये तीनों जब यूजर लेवल थ्रेड्स हैं तो जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है हम लोग का, मान लो ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, ये मान लो हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू बेसिकली ये तीनों थ्रेड्स को T1, T2 एंड T3 को एज अ प्रोसेस देखता है। आप लोगों को पता होगा कि थ्रेड्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट लाइट वेट प्रोसेसेस। तो जो सीपीयू है हमारा वो इन तीनों थ्रेड्स को एज प्रोसेसेस देखता है। तो जब ये वाला प्रोसेस ब्लॉक हो गया, ये वाला प्रोसेस बेसिकली ये प्रोसेस है जो कि रन कर रहा है सीपीयू पे, तो जब ये ब्लॉक हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये एग्जीक्यूट हो जाए या ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली गलत हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किया बहुत डिटेल्स में, वो है आंसर इसका ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस पे भी हम लोग यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं हट जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन, अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड मॉडल्स कैनॉट एक्सप्लॉइट मल्टीपल सीपीयूज इवन इफ अवेलेबल। मतलब ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? सबसे पहले हम लोग ये समझने से पहले हम लोग दो तीन चीजें समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हम लोग चीज समझनी है वो ये है कि मल्टीपल सीपीयूज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मल्टीपल सीपीयूज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग को, ठीक है। मल्टीपल सीपीयूज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग अभी जितने भी सिस्टम्स पे काम करते हैं उन सब में एक सिंगल सीपीयू रहता है, उसमें सब में सिंगल सीपीयू रहता है। मान लो ये प्रोसेस P1 इस सीपीयू पे आया, ये इसने जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की तो ये सीपीयू से चला जाएगा P1, है ना। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस P2 आएगा, है ना। फिर वो P2 जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले या तो ब्लॉक हो जाए तो P2 चला जाएगा। ये हम लोग का नॉर्मल एग्जीक्यूशन है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गया हम लोग का यूनी प्रोसेसर वाला जो चीज जिसके बारे में हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्विंटेड है। लेकिन मल्टी सीपीयू क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक ही सिस्टम के अंदर में हमारे पास मान लो ये सीपीयू रहेगा, इसका नाम रख देते हैं C1, एक और सीपीयू रहेगा मान लो इसका नाम रख देते हैं C2, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे सीपीयूज होंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखो तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मान लो ये P1, ये P2 और ये P3, और अगर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं तो आप P1 को CPU 1 पे चला दो, है ना, और P2 को CPU 2 में चला दो, है ना। थ्योरेटिकली तो यही होना चाहिए। थ्योरेटिकली आप P1 को CPU 1 पे चला दो एंड P2 को आप CPU 2 पे चला दो। मल्टीपल सीपीयूज के कॉन्सेप्ट से हमें ये फायदा मिलेगा कि मल्टीपल प्रोसेसेस हम एक बार में चला सकते हैं, है ना। लेकिन अभी हम, ये हो गया मल्टीपल सीपीयूज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर थ्रेड मैपिंग क्या बताती है हमें।
थ्रेड मैपिंग हमें क्या बताती है? 1 to 1 मैपिंग क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं। 1 to 1 जैसे नाम ही इसका बता रहा है, जो फर्स्ट वाला है वो सिग्निफाई करता है वो सिग्निफाई करता है यूजर लेवल थ्रेड को, एंड जो सेकंड वाला है वो सिग्निफाई करता है कर्नल लेवल थ्रेड को। तो ये क्या बता रहा है आपको कि एक यूजर लेवल थ्रेड, मान लो ये T1 जो है ये मैप करती है TX को, और मान लो ये जो TX TY मैं लिखूंगा ये कर्नल लेवल थ्रेड्स को सिग्निफाई कर रहा है, और ये जो T2 है ये भी एक यूजर लेवल थ्रेड है, ये मैप करती है TY को, है ना। और मान लो एक तीसरा भी ले लेते हैं, ये मैप करता है TZ को। तो मतलब ये अलग अलग कर्नल लेवल थ्रेड्स को, एक सीपीयू की जो थ्रेड है वो एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में मैप्ड है, ठीक है। तो ये हो गई 1 to 1 मैपिंग। अब होती है एक मेनी टू वन मैपिंग। अब होती है एक मैपिंग जिसका नाम है मेनी टू वन। मेनी टू वन मैपिंग क्या बोलती है? मेनी टू वन मैपिंग बहुत ही सिंपल बात बोलती है कि मेरे पास जो सीपीयू थ्रेड्स हैं, जो कर्नल लेवल थ्रेड्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मेरे पास यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारी जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं उनको एक कर्नल थ्रेड के साथ में मैप कर दूंगा। मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप्ड टू अ सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड। ये हो गई मेनी टू वन मैपिंग। अब इसके अलावा एक और मैपिंग आती है जिसमें मेनी टू मेनी होती है, जो कि मेनी टू मेनी होती है। मेनी टू मेनी क्या बोलती है? मेनी टू मेनी बेसिकली ये बोलती है कि मेरे पास कुछ यूजर लेवल थ्रेड्स है, मान लो T1 T2 T3 और T4, 4 यूजर लेवल थ्रेड्स है, लेकिन मेरे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स सिर्फ 2 है। मान लो मेरे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स सिर्फ 2 है, मान लो TX एंड TY। अब मैं अगर इसमें 1 to 1 मैपिंग कर दूं तो मान लो ये हो जाएगा, सॉरी 1 to 1 मैपिंग में बेसिकली 1 to 1 मैपिंग में तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों के लिए कुछ बचा नहीं, है ना। तो 1 to 1 मैपिंग इसमें फेल कर जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसमें मेनी टू वन कर दूं, मैं सबको TX के साथ में मैप कर दूं, तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि TY तो खाली था। तो इसके केस में हमने एक तो नई मैपिंग डेवलप की जिसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी मैपिंग। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें मान लो हमने इन दोनों को लेके TX के साथ मैप कर दिया एंड इन दोनों को लेके हमने TY के साथ मैप कर दिया। ये हम कब करेंगे? जब यूजर लेवल थ्रेड्स आर ग्रेटर इन नंबर देन कर्नल लेवल थ्रेड्स। वैसे ही हम 1 to 1 मैपिंग कब करेंगे? जब यूजर लेवल थ्रेड्स जो हमारे पास हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है नंबर में कर्नल लेवल थ्रेड्स के। और मेनी टू वन कब करेंगे? जब हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड सिर्फ एक है, तब हम ये करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हमने डिस्कस कर ली, 3 मैपिंग स्ट्रेटजीज जो हम यूज करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि हम लोग 1 to many क्यों नहीं करते? 1 to many क्यों नहीं करते? क्योंकि 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, 1 to 1, many to 1, many to many एंड 1 to many। तो हम 1 to many क्यों नहीं करते? तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ना कि आप एक यूजर लेवल थ्रेड को मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ में मैप कर दो। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, इसीलिए नहीं करते। जब कोई चीज सेंस ही नहीं बनाती तो उसको करके कोई पॉइंट नहीं है, राइट। तो फिर अभी हम ये वाला क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द थ्रेड मोड्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट मल्टीपल सीपीयूज इवन इफ अवेलेबल। मतलब आपके पास सीपीयू अवेलेबल है, मान लो सीपीयू C1 C2 एंड C3 अवेलेबल है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो यूजलेस हो गया एक तरीके से। आप सिंगल सीपीयू से ही काम चलाओगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है, सिंगल सीपीयू से काम चल जा रहा है, बट वो स्लो होगा ना, हम चाहते हैं फास्ट होना, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है 1 to 1। क्या 1 to 1 में क्या हम मल्टीपल सीपीयूज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम TX को इसमें चला देंगे, TY को हम इसमें चला देंगे, TZ को मान लो हम इसमें चला देंगे, और T1 जो थी वो इसके साथ में वो मतलब पेयर्ड थी, T2 इसके साथ में पेयर्ड थी एंड T3 इसके साथ में पेयर्ड थी। तो हम तीनों को एक एक सीपीयू पे चला देंगे, तो ये तो एक्सप्लॉइट कर सकता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? कैन नॉट। तो ये आंसर नहीं होगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेनी टू वन। अभी इसको ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप्ड टू सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड। मान लो ये T1 T2 एंड T3 ये तीनों TX पे मैप्ड है, ये तीनों TX पे मैप्ड है। अब ये TX को तो आप किसी एक ही सीपीयू में चलाओगे ना, तीनों सीपीयू में एक ही प्रोसेस कैसे चलाओगे? तो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। अगर आप तीनों में चला रहे हो तो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ना। तो फिर इसका सही आंसर ये होगा, ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। मेनी टू मेनी, क्या मेनी टू मेनी कर सकता है? हाँ मेनी टू मेनी भी कर सकता है। T1 T2 जो थी वो मैप्ड है मान लो TX पे, तो आप TX को एक सीपीयू पे चला दो, एंड T3 और T4 जो थी वो मैप्ड है मान लो TY पे, तो आप TY को अलग सीपीयू पे चला दो, तो ये भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो कौन सा आंसर होगा? तो ये भी फॉल्स हो गया एक तरीके से। हाइब्रिड तो कोई सेंस नहीं है इस ऑप्शन का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। चलो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से रीड करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो
अब मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना है। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में रिवाइज करेंगे। इन अ सिस्टम यूजिंग यूजर लेवल थ्रेड्स, विच वन ऑफ द एंटिटी इज स्केड्यूल्ड बाय द कर्नल, मतलब कर्नल कौन सी एंटिटी को स्केड्यूल कर सकता है। इन अ सिस्टम दैट इज यूजिंग यूजर लेवल थ्रेड्स, कर्नल कौन सी एंटिटी को स्केड्यूल कर सकता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं, एक एक ऑप्शन करके हम लोग समझेंगे। अगर एक सिस्टम के अंदर यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं ना, ठीक है, ये एक अच्छा सा नोट है जो आप यहां पर लिख के रखो। ये नोट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर लेवल थ्रेड्स, ठीक है, जो यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में ये नोट है कि इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नल जो होता है, कर्नल इज अनअवेयर, completely unaware about, kernel is completely unaware about the presence of any user level threads, about the presence of any user level threads। कर्नल कंप्लीटली अनअवेयर होता है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी, कर्नल को पता ही नहीं है कि यूजर लेवल थ्रेड है। तो क्या पता है कर्नल को, यूजर लेवल थ्रेड हमने बना दी, कर्नल को क्या पता है, कर्नल इस यूजर लेवल थ्रेड्स को प्रोसेस समझ के ट्रीट करता है। कर्नल के लिए ये यूजर लेवल थ्रेड नहीं है, कर्नल के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लाइट वेट। भले ही हम लोग जब थ्रेड्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम वेरी डेफिनेशन ऑफ थ्रेड्स इज दैट अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, एंड कर्नल भी वही समझता है कि ये एक थ्रेड नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। समझ में आया। तो अगर एक यूजर लेवल थ्रेड को कर्नल को बेसिकली स्केड्यूल करना है, स्केड्यूल मतलब सीपीयू के ऊपर में रन करने के लिए उसको स्केड्यूल करना पड़ेगा ना, कि क्योंकि एक थ्रेड तो नहीं है सिस्टम में, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये सबको सीपीयू पे रन करना है, ठीक है। उसके बीच में अगर मान लो थ्रेड T1 आ जाती है तो ये इसको एज अ प्रोसेस मान लो P3 की तरीके से ट्रीट करेगा, एंड फिर जो भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम वो यूज कर रहा है उसको यूज करके इसको स्केड्यूल करेगा सीपीयू पे, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। यूजर लेवल थ्रेड्स नहीं हो सकता, और यूजर लेवल थ्रेड को एज कर्नल लेवल थ्रेड्स क्यों करेगा भाई, वो यूजर लेवल थ्रेड है, उसको एज अ कर्नल लेवल थ्रेड क्यों ट्रीट करेगा। और यहाँ पर सिस्टम में बोला गया कि सिर्फ यूजर लेवल थ्रेड्स ही हैं, तो कर्नल लेवल थ्रेड का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड थ्रेड लाइब्रेरी, ये तो फिर बहुत ही बकवास ऑप्शन है, ये तो कतई सही नहीं हो सकता, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से रीड करो, ठीक है। चलो, नाउ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड इज फास्टर देन कर्नल लेवल थ्रेड, बिकॉज जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच का बेसिकली मतलब है कि मान लो अभी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू के ऊपर में, ठीक है। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू के ऊपर में, ठीक है। अभी अगर मुझे P1 को हटा के P2 को एग्जीक्यूट करवाना है सीपीयू पे, तो मुझे पहले P1 की सारी इंफॉर्मेशन जो कि सीपीयू पे है उसको डिलीट करनी पड़ेगी। P2 की सारी इंफॉर्मेशन मुझे सीपीयू पे लोड करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो डिलीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ P1 प्रेजेंट ऑन द सीपीयू एंड लोडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ P2 ऑन द सीपीयू इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बहुत ही सिंपल टर्म्स में कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है सीपीयू का, सीपीयू को जो मालूम है प्रोसेस के बारे में वो बातें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड्स इज फास्टर देन कर्नल लेवल थ्रेड्स। इसने बता दिया आपको कि यूजर लेवल थ्रेड्स का जो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है इट इज लेस देन, मतलब फास्टर है तो ऑफ कोर्स टाइम तो लेस होगा ना यूजर लेवल थ्रेड का। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो टाइम है इट इज लेस देन कर्नल लेवल थ्रेड्स का कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। आई गेस बहुत साइड में हो गया बट स्टिल ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो यूजर लेवल थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम कर्नल लेवल थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम से कम होता है, वही बोल रहा है फास्टर है इसीलिए वो, है ना। इसका रीजन क्या हो सकता है, सीपीयू कैश इज नॉट फ्लश्ड। क्या सीपीयू के कैश से इस पे कोई भी डिफरेंस आना चाहिए, सीपीयू के कैश से इस पे कोई भी मतलब होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सीपीयू के कैश से क्या मतलब भाई, सीपीयू के कैश से क्या मतलब, वो तो कोई बात नहीं हुई। नो मोड स्विच ऑकर्स, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको अगर आपको अच्छे से एनालाइज करना हो तो इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ये हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। फ्यूअर रजिस्टर्स आर सेव्ड, बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा एक थ्रेड एक प्रोसेस की तरह है, आप एक थ्रेड को कुछ अलग मत समझो, एक लाइट वेट प्रोसेस की तरह समझो। अब अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड है जो कि हैवी काम कर रही है ना, लाइट प्रोसेस है बट हैवी काम कर रही है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट ज्यादा होगा। एंड एक यूजर लेवल थ्रेड है जो कि मान लो हल्का काम कर रही है तो उसका कॉन्टेक्स्ट कम होगा। ये तो उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है जो हमने इस थ्रेड के साथ में मैप किया
है ना। ये तो उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब मान लो कि दो स्टूडेंट्स है, एक का नाम है S1 एंड एक का नाम है S2, ठीक है। आप बोल रहे हो ये S1 अपना काम जल्दी खत्म कर लेगा एंड S2 अपना काम धीरे खत्म करेगा। अगर आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि S1 स्लो है एंड S2 फास्ट है, तब आप एकदम सही हो। लेकिन अगर S1 और S2 दोनों की स्पीड सेम है, तो अगर मैं इसको छोटा काम दूंगा तो ये जल्दी कर लेगा, अगर मैं इसको बड़ा काम दूंगा तो ये धीरे करेगा, है ना। तो ये वाले ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ये वाले ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं बनता है। फ्यूअर रजिस्टर नहीं, बेसिकली जो कि ज्यादा टाइम लगेगा वो वाली चीज का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इज सिंपलर, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड आखिर में दोनों है तो प्रोसेसेस, तो दोनों के लिए जो भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम आप यूज करोगे वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम स्पीड लेना चाहिए उसको। तो यहाँ पर है नो मोड स्विच ऑकर्स, ये बहुत सही ऑप्शन है एंड दिस इज ट्रू। और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से एकदम, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। चलो हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि दो टाइप के मोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है यूजर मोड, हम इसको बोल शॉर्ट में लिख देंगे यूएम, यूजर मोड, और दूसरा होता है कर्नल मोड, ठीक है। जब भी कर्नल लेवल थ्रेड एग्जीक्यूट होती है, जब भी कर्नल लेवल थ्रेड को हमको एग्जीक्यूट करना होता है, तो क्या होता है, एक प्रोसेस चल रहा होता है यूजर मोड में, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच का रिक्वेस्ट डालता है, तो फिर हम यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच करते हैं, ठीक है। यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच करते हैं। जैसे ही हमने यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच किया, फिर हमने कर्नल मोड में उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया, देन जब इसके इंस्ट्रक्शंस का काम हो गया, तो वापस से कर्नल मोड से हम लोग यूजर मोड में जाएंगे, है ना। वापस से हम कर्नल मोड से यूजर मोड में जाएंगे, और मान लो इसके बाद फिर कोई दूसरा प्रोसेस है, फिर स्विच करेंगे, है ना। तो मान लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस में एग्जीक्यूशन टाइम मैं ले लेता हूं मान लो t, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए, मतलब ये यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो टाइम है, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम CST को मैं लेता हूं मान लो डेल्टा t। तो जब एक यूजर लेवल थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको तो कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करनी है, तो उसको बहुत ही सिंपल से एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा जो कि है t। बट जब एक कर्नल लेवल थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, तो उसको टी तो लगेगा ही, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का टाइम है, टी तो उसको लगेगा ही। उसके साथ में उसको एक एक्स्ट्रा डेल्टा टी भी लगेगा। ये कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है, ये एक ओवरहेड है, ये एक ओवरहेड है। और इसी वजह से ये जो एक्स्ट्रा डेल्टा टी है, ये इसी वजह से आपका कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट अगर इसका भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है, तो कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लोअर देन यूजर लेवल थ्रेड्स, इसका बहुत ही सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, जो कि सिर्फ कर्नल लेवल थ्रेड्स में होता है और यूजर लेवल थ्रेड्स में कतई नहीं होता है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इनकर्स मैक्सिमम ओवरहेड। ओवरहेड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है, ओवरहेड का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा टाइम। जो हमने वहां पर डेल्टा टी की बात की थी, डेल्टा टी की बात की थी, वही हो गया एक्स्ट्रा टाइम। मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में एक पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा ही, हम उसको नहीं जानना चाहते, ठीक है। अगर प्रोसेस P1 छोटा है, मान लो उसको 10 सेकंड लगे, एंड प्रोसेस P2 बड़ा है, मान लो उसको 100 सेकंड लगे, ठीक है। तो मेरे को इससे मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है P1 से P2 के बीच में जाने में मेरे को एक्स्ट्रा जो टाइम लगा, मान लो 2 सेकंड का, मेरे को इससे मतलब है। तो ये बोल रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा ये ओवरहेड आएगा, ओवरहेड सबसे ज्यादा किसमें आएगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे मेरे को पता है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बहुत लोगों ने ये वाला ऑप्शन टिक किया होगा, बट ये ऑप्शन एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपने ये ऑप्शन सी को इग्नोर किया होगा, जो कि है प्रोसेस टू प्रोसेस स्विचिंग टाइम। कर्नल लेवल थ्रेड बोल लो या यूजर लेवल थ्रेड बोल लो, ये दोनों एक्चुअली में है तो थ्रेड्स, है ना। कर्नल लेवल थ्रेड हो चाहे यूजर लेवल थ्रेड हो, है तो ये थ्रेड्स, ठीक है। अभी थ्रेड्स का एक खासियत क्या होता है, अगर मैं आपको थ्रेड का खासियत बताऊं, तो थ्रेड का खासियत क्या होता है कि जब हम थ्रेड टू थ्रेड को स्विचिंग कर रहे होते हैं, जब हम थ्रेड टू थ्रेड को स्विचिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं स्विच करना पड़ता। मान लो अगर एक प्रोसेस है, ठीक है, मान लो अगर ये प्रोसेस है P, ठीक है। जब ये प्रोसेस लोड होगा ना CPU के ऊपर में, तो इसमें सब कुछ सारा डेटा लोड होगा। मतलब मान लो जो कोड वाला है, जो फाइल्स है, जो इसके रजिस्टर्स है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है जो PCB के अंदर में होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में, वो सारी की सारी लोड होगी, ठीक है। जब इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हटेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हटेगी, एंड प्रोसेस 2 की ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोड होगी। यही जो टाइम लगेगा ना इसको फ्लश करने में एंड इसको लाने में, इसी को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम बोलते हैं।
बट जब थ्रेड्स के बारे में हम बात करते हैं, जब हम थ्रेड्स के बारे में बात करते हैं तो एक चीज हमें ये समझनी होती है कि थ्रेड्स के केस में जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करोगे तो आपको हर चीज को लोड करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो होती है ना वो थ्रेड्स में शेयर्ड होती है, जैसे कि कोड, ठीक है, ये जो कोड है ये शेयर्ड होता है, ठीक है। वैसे ही जो फाइल्स है दे आर ऑल्सो शेयर्ड, ठीक है। वैसे ही जो डेटा है दैट इज ऑल्सो शेयर्ड। तो अलग अलग क्या होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, शेयर्ड नहीं है वो वाली चीजें क्या होंगी, वो बेसिकली है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड स्टैक, ठीक है, वो है रजिस्टर्स एंड स्टैक। ये हर थ्रेड का अपना अपना होगा। ये थ्रेड T1 है तो इसका अपना रजिस्टर का एक ग्रुप होगा और अपना एक स्टैक होगा। वैसे अगर कोई थ्रेड T2 है तो उसका अपना एक रजिस्टर का ग्रुप होगा और अपना स्टैक होगा, है ना। बट शेयर्ड, ये सारी जो चीजें हैं ये शेयर्ड होंगी, ठीक है। जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे होंगे तो हमें इन चीजों को स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस इनको स्विच करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो यूजर लेवल थ्रेड टू यूजर लेवल थ्रेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कर्नल लेवल थ्रेड टू कर्नल लेवल थ्रेड भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रोसेस टू प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A process uses user level threads implemented using many to one model. One thread makes a blocking system call. Which of the following is true? जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेनी टू वन मॉडल में मैप्ड है, मतलब मेनी 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 यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप्ड टू अ सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड। एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो मैप्ड है। ये क्वेश्चन में बेसिकली हम पूछ रहे हैं कि जब यूजर लेवल थ्रेड्स जो कि इंप्लीमेंटेड है यूजिंग मेनी टू वन मॉडल, जब एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल डालेगी, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल बेसिकली रीड राइट कोई भी आईओ डिवाइस यूज करने के लिए कोई भी कॉल डालेगी, तो इनमें से क्या चीज जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। ये है ये बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मेनी टू वन देख लेते हैं एक बार, मेनी टू वन क्या होता है, ठीक है। मेनी टू वन में क्या था कि मान लो T1 T2 T3 ये तीनों अलग अलग यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। ये तीनों क्या है, अलग अलग यूजर लेवल थ्रेड्स हैं और ऑल ऑफ देम आर मैप्ड टू एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड जिसका नाम है TX। ये कर्नल लेवल थ्रेड है, ठीक है। अब ये कर्नल लेवल थ्रेड जो है, ये जो बेसिकली TX है, ये इन T1 एंड T2 एंड T3 को एग्जीक्यूट करवाएगी। ये T1 T2 एंड T3 को एग्जीक्यूट करवाएगी कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में, क्योंकि ये मैप्ड है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होगा अगर मान लो ये T1 जो है इसने एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल डाल दी, ठीक है। इसने एक ब्लॉकिंग की सिस्टम कॉल डाल दी, इसने ब्लॉकिंग स्टेट में ये चला गया। ब्लॉकिंग स्टेट मतलब बेसिकली आईओ स्टेट में चला गया मान लो, तो क्या होगा, क्या ये T2 एंड T3 एग्जीक्यूट होंगे? नहीं, हमने अर्लियर क्वेश्चंस में ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है कि ये T2 एंड T3 भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, ये पूरी थ्रेड की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, ठीक है। तो वही अभी हम मैच करते हैं यहाँ पे। all only the calling thread is blocked, बिल्कुल भी नहीं, all the threads will be blocked, all threads in the process will be blocked, ये एकदम ट्रू है। बट इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको और भी चीजें दी गई थी, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अदर थ्रेड्स कैन कंटिन्यू बट विथ रिड्यूस्ड प्रायोरिटी, ऐसी प्रायोरिटी की तो कोई बात ही नहीं है हमारे में, ठीक है। और कर्नल schedules another thread from the same process, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन अ मेनी टू मेनी थ्रेडिंग मॉडल में बेसिकली क्या होता है, चलो अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मेनी टू मेनी थ्रेडिंग मॉडल में होता क्या है, मेनी टू मेनी थ्रेडिंग मॉडल में बेसिकली बहुत सारी यूजर लेवल थ्रेड, जैसे मान लो T1 T2 T3, ये T1 एंड T2 आर मैप टू मान लो TX एंड T3 इज मैप टू मान लो TY। तो मेनी टू मेनी जो थ्रेडिंग मॉडल होता है, मेनी टू मेनी जो थ्रेडिंग मॉडल होता है उसमें बेसिकली हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, ईच यूजर थ्रेड मैप्स टू एग्जैक्टली वन कर्नल थ्रेड। कर्नल थ्रेड्स आर फ्यूअर देन यूजर लेवल थ्रेड्स, यूजर थ्रेड्स आर फ्यूअर देन कर्नल थ्रेड्स, या मैपिंग इज फिक्स्ड एट क्रिएशन टाइम। ये हम लोग को समझना है। क्या ईच यूजर थ्रेड मैप्स टू एग्जैक्टली वन कर्नल थ्रेड, क्या ये होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 to 1 की डेफिनेशन है कि एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के साथ मैप्ड है, एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के साथ मैप्ड है। ये तो डेफिनेशन वाइज ही ये गलत हो गया, ये 1 to 1 की डेफिनेशन है। कर्नल थ्रेड्स आर फ्यूअर देन यूजर लेवल थ्रेड्स, ये एब्सोल्युटली ट्रू है ना। ये हमने डिस्कस किया था, एक डायग्राम बनाया था जिसमें कर्नल लेवल थ्रेड्स, अगर कर्नल लेवल थ्रेड्स लेस देन इक्वल टू यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं सॉरी लेस देन यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, तो उधर पे हमको कौन सा मैपिंग फंक्शन यूज करना है, मेनी टू मेनी यूज करना है ना। अगर कर्नल लेवल थ्रेड सिर्फ एक है, कर्नल लेवल थ्रेड सिर्फ एक है, तो हमको कौन सा यूज करना है, मेनी टू वन यूज करना है।
ठीक है। और अगर कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो इक्वल है यूजर लेवल थ्रेड्स के, तो फिर हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो फिर बेसिकली इक्वल भी हो सकते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स ग्रेटर भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दो आप, तो फिर हमें कौन सा यूज करना है, 1 to 1 यूज करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। यूजर लेवल थ्रेड्स आर फ्यूअर देन कर्नल लेवल थ्रेड्स, बिल्कुल भी नहीं। जब ऐसा होगा कि यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो फ्यूअर है कर्नल लेवल थ्रेड्स के, तो फिर हम लोग को यूजर लेवल थ्रेड्स मान लो 3 यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। ठीक है, जो यूजर लेवल थ्रेड्स है वो मान लो हमारे पास 3 है। यूजर लेवल थ्रेड्स आर फ्यूअर देन कर्नल थ्रेड्स, और हमारे पास कर्नल थ्रेड्स 4 है, TX, TY, TZ और TP मान लो। तो फिर हम एक एक में डाल देंगे ना, सबसे बेस्ट तो यही है, एक खाली रह जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला केस है, बेसिकली 1 to 1 मैपिंग होगी इसमें। मैपिंग इज फिक्स्ड एट क्रिएशन टाइम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये भी नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको रीड करो अच्छे से एंड समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। विच थ्रेडिंग मॉडल इंश्योर्स दैट ब्लॉकिंग IO ऑफ वन थ्रेड डज नॉट ब्लॉक अदर्स एंड स्टिल अलाउज यूजर लेवल थ्रेड मैनेजमेंट। मतलब ये यूजर लेवल की जो थ्रेड मैनेजमेंट है वो भी अलाउ करेगी, यूजर लेवल की थ्रेड मैनेजमेंट भी अलाउ करेगी, और ये एक थ्रेड के ब्लॉक होने से T1 ब्लॉक डज नॉट अफेक्ट T2, डजंट अफेक्ट T2। ऐसी कौन सी मैपिंग है, ऐसी कौन सी मैपिंग है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ऐसी कौन सी मैपिंग है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है यार, इसको हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है कि मेनी टू मेनी मैपिंग में ऐसा होता है, मेनी टू मेनी मैपिंग में ऐसा होता है। अच्छा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, मेनी टू वन में ऐसा क्यों नहीं होता है भाई, मेनी टू वन में ऐसा क्यों नहीं होता है। मेनी टू वन में अगर एक भी प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये वाली कंडीशन का वायोलेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम कंडीशन 1 बोल लेते हैं, इसको कंडीशन 2 बोल लेते हैं, तो इधर पे लिख लेते हैं यहाँ पर कंडीशन 2 वायोलेट। ठीक है, कंडीशन 2 वायोलेट, इसीलिए ये नहीं हो सकता, कंडीशन 2 वायोलेट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और यूजर लेवल थ्रेड मैनेजमेंट करने में हमारी मदद भी करनी है इसको, तो 1 to 1 वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 वाला जो है वो वायोलेट हो जाएगा। मान लो कि जब 3 प्रोसेसेस थे, ठीक है, उनको हमने मैप करके रखा था, ठीक है, तो इसमें इसीलिए 1 का वायोलेशन हो जाएगा। वैसे ही प्योर यूजर लेवल ये भी नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो इसका सही आंसर जो है वो मेनी टू मेनी है, क्योंकि ये कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है एंड कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 9th 10 ही क्वेश्चन है, बस 2 बाकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स का डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, इसको देखो सॉल्व करो। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कर्नल लेवल थ्रेड्स का एक्चुअली में डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है पुअर कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब क्या, कि 2 प्रोसेसेस कॉन्करेंटली जब रन कर रहे हैं, पुअर कॉन्करेंसी, क्या ये एक डिसएडवांटेज है? नहीं भाई, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कर्नल लेवल थ्रेड्स का। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो फिर सारी की सारी यूजर लेवल थ्रेड्स जो उसके साथ एसोसिएटेड थी सारी ब्लॉक हो जाती हैं। बट कर्नल लेवल थ्रेड में यही तो एडवांटेज थी कि कॉन्करेंसी है भाई, इसको तुम CPU 1 में चलाओ, ठीक है, थ्रेड X को तुम CPU 1 पे चलाओ, ठीक है, थ्रेड Y को तुम CPU 2 पे चलाओ, तो ये तो कॉन्करेंसी वेरी हाईली कॉन्करेंट है, वेरी हाईली कॉन्करेंट है, वेरी हाईली कॉन्करेंट होती है कर्नल लेवल थ्रेड्स, वेरी हाईली कॉन्करेंट होती है कर्नल लेवल थ्रेड्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लॉइट मल्टीपल प्रोसेसर, तो ये भी नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, अभी हमने देखा है यहाँ पे, जरूर कर पाएंगे। हायर ओवरहेड ड्यू टू कर्नल इन्वॉल्वमेंट, ये एब्सोल्युटली ट्रू है, हायर ओवरहेड होगा क्योंकि कर्नल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है वो एक ओवरहेड है। ब्लॉकिंग ऑफ ऑल थ्रेड्स ऑन अ सिस्टम कॉल, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बेसिकली ऑप्शन सी है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है जो थ्रेडिंग से आज तक पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया अब। ठीक है, तो विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स आर इनविजिबल टू कर्नल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज यूजर लेवल जो थ्रेड्स होती हैं आर ट्रीटेड एज अ प्रोसेस, उनको एज अ नॉर्मल प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं एट कर्नल, मतलब एट द रेट लिख दिया, कोई बात नहीं, एट कर्नल, उनको कर्नल पे हम एज अ प्रोसेस ट्रीट करते हैं, उनको तो हम थ्रेड्स की तरीके से देखते ही नहीं है, तो इनविजिबल हुई, ट्रू हो गया।
Kernel level threads can run on different CPUs simultaneously. This is also absolutely true कि आप एक थ्रेड को एक CPU पे चलाओ, दूसरी थ्रेड को दूसरे CPU पे चलाओ, ऐसे करके आपके पास जितनी थ्रेड्स है, जितने CPUs है, सबको वैसे स्केड्यूल कर लो. Many to one model provides true parallelism. Many to one में क्या होता है? Many user level threads are mapped to a single kernel level thread. अभी तक तो ये याद होना चाहिए, इतनी बार मैंने बोला है. तो क्या ये पैरेललिज्म प्रोवाइड कर सकता है? कतई भी नहीं कर सकता है. पैरेललिज्म में क्या है कि मतलब ये T1, T2 एंड T3 क्या इंडिविजुअली पैरेलली चल सकते हैं? पैरेलली चलने का मतलब क्या कि यहाँ T1 चल रहा है, यहाँ T2 चल रहा है, यहाँ T3 चल रहा है. ऐसा तो नहीं होगा. अगर एक भी ब्लॉक हो जाए तो बाकी दोनों भी ब्लॉक हो जाते हैं. तो पैरेललिज्म बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड होता है. तो ये हो गया फॉल्स. मतलब दो ट्रू है एंड एक फॉल्स है, मतलब 1 एंड 2 ओनली, जो कि है ऑप्शन ए में. तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए. ठीक है. होपफुली आपको ये सब क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा एंड क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस भी आपको अच्छी लगी होगी. तो